नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है वो जानने के लिए जो मैंने रोटेशनल मोशन वाला जो वीडियो बनाया है उसको भी एक बार थोड़ा देखेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि जो रोटेशनल मोशन है, रोटेशनल मोशन बहुत कुछ लीनियर मोशन के जैसा ही होता है। जो भी प्रिंसिपल्स लीनियर मोशन को गवर्न करते हैं वही प्रिंसिपल रोटेशनल मोशन को भी गवर्न करते हैं। जो फार्मूलाज लीनियर मोशन में है मोशन का, वही फार्मूलाज मतलब सिमिलर फार्मूला इक्विवेलेंट उसके हर लीनियर मोशन वाले फार्मूले के इक्विवेलेंट एक अपना रोटेशनल मोशन में भी फार्मूला होता है। जो सारे टर्म वहाँ पे जो रिलेशन होता है फोर्स का, वेलोसिटी का, सेम वही रिलेशन यहाँ भी वेलोसिटी एक्सेलरेशन उसका होता है। सिर्फ ये होता है कि यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होता है रोटेशनल में वो एंगुलर होता है, जो फोर्स होता है लीनियर में वो यहाँ पे टॉर्क होता है। मतलब वहाँ फोर्स उसको लीनियर मोशन देने देता है, यहाँ पे टॉर्क उसको रोटेशनल मोशन देता है ना। वेलोसिटी जैसे वहाँ लीनियर वेलोसिटी होती है, यहाँ एंगुलर वेलोसिटी होती है। तो वैसे ही जितने टर्म हैं हमारे पास लीनियर मोशन में, सब का करस्पॉन्डिंग एक टर्म होता है एंगुलर मोशन में, रोटेशनल मोशन में, और वही और बाकी सारे फॉर्मूले, सारे प्रिंसिपल्स, सारे लॉज लीनियर वाले वो एज इट इज अप्लाई होते हैं रोटेशनल में भी। सिर्फ इसका जो इक्विवेलेंट, इसका जो टर्म रोटेशनल मोशन में जो टर्म होता है उसका इक्विवेलेंट लीनियर मोशन में अलग होता है, और लीनियर मोशन का जो टर्म होता है उसका इक्विवेलेंट रोटेशनल मोशन में अलग होता है। वो अलग इसलिए होता है क्योंकि इसमें क्या है कि वो सीधा फोर्स लगाने से सीधा खींचता है, वहाँ पे वो फोर्स लगाने से घूमता है। वहाँ पे हमें फोर्स लगाना है घुमाने वाला, तो वहाँ पे टॉर्क लगाना पड़ता है। वहाँ एंगुलर मोशन, वहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी होता है, रोटेशनल मोशन होता है। तो उसी तरह से जैसे कि हमने बताया कि भाई लीनियर वेलोसिटी जो होता है, जो डिस्प्लेसमेंट पर सेकेंड होता है, वही वहाँ पे रोटेशनल मोशन में एंगुलर वेलोसिटी होता है जो रेडियन पर सेकेंड होता है। वैसे ही एक्सेलरेशन, यहाँ लीनियर एक्सेलरेशन, वहाँ एंगुलर एक्सेलरेशन, वैसे यहाँ फोर्स, वहाँ रोटेशनल मोशन टॉर्क। तो वैसे ही मास जो होता है, जो लीनियर मोशन में मास जो होता है उसका इक्विवेलेंट रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। लीनियर मोशन में मास का क्या काम है? मास जो है वो उसके पास एनर्शियल प्रॉपर्टी होती है। मतलब कि अगर फोर्स देते हैं तो फोर्स जो इफेक्ट कॉज करता है उसको मास अपोज करता है। फोर्स अगर दे रहे हैं, फोर्स को एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना है किसी भी ऑब्जेक्ट में, लेकिन ऑब्जेक्ट का मास उसको अपोज करता है। मास जितना ज़्यादा एक्सेलरेशन उतना कम होगा। वैसे ही रोटेशनल मोशन में मास, लीनियर मोशन वाले मास का इक्विवेलेंट रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, जो कि रोटेशनल फोर्स जो हम जो लगा रहे हैं, मतलब टॉर्क जो लगा रहे हैं, जो क्वांटिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रोटेशनल मोशन, दैट इज टॉर्क। तो जो टॉर्क हम लगा रहे हैं तो उसको जो डिजायर्ड इफेक्ट प्रोड्यूस करना चाहिए उसको अपोज करता है। ठीक है, वो रोटेशनल मोशन का एनर्शियल ऑब्जेक्ट है। एनर्शियल प्रॉपर्टी रोटेशनल मोशन के केस में जो एनर्शियल प्रॉपर्टी एनर्शियल प्रॉपर्टी जो होता है वो मोमेंट ऑफ एनर्शिया कहलाता है। किसी भी ऑब्जेक्ट का एनर्शियल प्रॉपर्टी, उसी को मोमेंट ऑफ एनर्शिया कहते हैं। तो ये मास का, लीनियर मोशन में जो काम मास करता है वही एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर रोटेशनल मोशन में वही काम मोमेंट ऑफ एनर्शिया करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ एनर्शिया। मोमेंट ऑफ एनर्शिया डिस्कस करने से पहले एक और बात जानना जरूरी है कि रोटेशनल मोशन में कितना एक्सेलरेशन होगा टॉर्क लगाने से, गोल घुमाने में। वो ना सिर्फ उस ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड करता है, बल्कि उस मास का डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट द एक्सिस क्या है उस पर भी डिपेंड करता है। जैसे अगर सेम मास, ये एक्सिस अगर है और ये क्रॉस सेक्शन है किसी ऑब्जेक्ट का, ये किसी ऑब्जेक्ट का क्रॉस सेक्शन है और ये एक्सिस है, इसके थ्रू ऐसे घूम रहा है, तो इसमें एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होगा, और सेम मास का एक ऑब्जेक्ट
अगर इसका इसका मास सेम भी है, m1 m2 बराबर है, बट स्टिल सेम टॉर्क लगाने से इसमें जो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा और इसमें जो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा वो दोनों अलग होगा। ठीक है, तो हमें फिर निकालना पड़ता है, मतलब चूंकि ये दोनों अलग होता है तो इससे पता चलता है कि एंगुलर मतलब टॉर्क जो है, वो जो एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है वो सिर्फ मास पे डिपेंड नहीं करता है। जो इसका जो प्रॉपर्टी विच इज अपोजिंग द टॉर्क, अपोजिंग द टॉर्क जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है उसको जो अपोज कर रहा है, वो सिर्फ ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करता है, ऑब्जेक्ट का मास कैसे डिस्ट्रीब्यूट है उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये निकालते हैं फिर कि उसका जो कैसे रिलेट हो, ये रेडियस एक्सिस से डिस्टेंस और मास पे कैसे डिपेंड करता है वो देखते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या होता है, हाफ mv²। अब ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये घूम रहा है, यहाँ पर एक पार्टिकल है p, ये घूम रहा है, इसका मास है m। तो ये घूम रहा है, तो ये एक्सिस से मान लीजिए कि r डिस्टेंस पे है और इसमें ओमेगा इसका एंगुलर वेलोसिटी है इस प्लेट का। तो इसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, हाफ mv² एंड v किसके बराबर होगा, v इज इक्वल टू r ओमेगा। v इज इक्वल टू r ओमेगा इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन, v इज इक्वल टू r ओमेगा। तो इसका v है हाफ m r ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, हाफ m r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ये है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी लीनियर मोशन में क्या होता है, हाफ m v²। लीनियर मोशन में काइनेटिक एनर्जी ये होता है। तो इससे ये लगा कि जो लीनियर वेलोसिटी का करस्पॉन्डिंग जो होता है रोटेशनल मोशन में वो ओमेगा होता है। ठीक है, तो ये v का करस्पॉन्डिंग ओमेगा हो गया, और ये जो होता है यही इनर्शियल प्रॉपर्टी होता है लीनियर मोशन में। तो इसका करस्पॉन्डिंग यहाँ पे है mr²। मतलब mr² जो है वही इनर्शियल प्रॉपर्टी है एक रोटेशनल मोशन के केस में। अगर जैसे इसमें बहुत सारे पार्टिकल हैं तो इसको मतलब हाफ ओमेगा तो सबके लिए कॉमन ही होगा, हाफ ओमेगा² बाहर कर देंगे, कॉमन ले लेंगे, हाफ ओमेगा²। ओमेगा तो हर पार्टिकल का सेम होता है, और mi ri² i 1 से m तक। ठीक है, m1 r1² प्लस m2 r2² प्लस m3 r3² ऐसे हो गया। ठीक है, अगर बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखेंगे कि मान लीजिए कोई एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन है ऑब्जेक्ट का, यहाँ एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ एक ऑब्जेक्ट है और यहाँ एक ऑब्जेक्ट है, m1 m2 m3। ठीक, ये a पॉइंट, ये b पॉइंट, ये c पॉइंट, a b c इसका लेंथ, साइड का लेंथ। ठीक है, ये जो जिससे जुड़ा हुआ है ये मासलेस है, सिर्फ इसमें और इसमें मास है। अब किसी भी एक्सिस के बाद घूम रहा है, मान लीजिए एक्सिस यहाँ से पास करता है या एक्सिस यहाँ से पास करता है, एक्सिस मान लीजिए इसी से पास कर रहा है, किसी एक मास से एक्सिस पास कर रहा है और इसके अबाउट ये दोनों ऑब्जेक्ट घूम रहा है। ठीक है, तो ऐसे केस में अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा इस सिस्टम का, ये जो घूम रहा है, ये जो सिस्टम घूम रहा है इस एक्सिस के अबाउट, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, m1 इसका एक्सिस से डिस्टेंस 0 तो ये हो जाएगा 0, m2 एक्सिस से डिस्टेंस c² mr² प्लस m3 एक्सिस से डिस्टेंस b²। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज m2c² प्लस m3b²। और जो टॉर्क लगाएंगे तो कितना एक्सेलरेशन होगा वो डिपेंड करेगा, टाउ इज इक्वल टू
मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एक्सेलरेशन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये हो जाएगा, टाउ अगर दिया है तो इस सिस्टम कितना एक्सेलरेट करेगा वो हो जाएगा। ठीक है, तो अगर डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट रहा तो वो तो सीधा सीधा एक्सिस से डिस्टेंस निकाल करके और सबको सम कर देंगे एम आर स्क्वायर का, तो ऐसे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा। अगर मान लीजिए कि कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट, ऐसा डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट नहीं है, तो उसमें क्या करेंगे, उसमें हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। एक छोटा सा पार्टिकल लेकर के उसका डिस्टेंस स्क्वायर मल्टीप्लाई करके और उसके बाद उसको इंटीग्रेट करेंगे टू कवर होल ऑब्जेक्ट। जिससे सबसे पहले सबसे आसान होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। सबसे सिंपल एक रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यूनिफॉर्म रॉड है, यूनिफॉर्म रॉड है जिसका मास m है, लेंथ l है। ठीक है, तो मास पर यूनिट लेंथ क्या हो जाएगा, m/l। ठीक, अब हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस एक्सिस के अबाउट निकालना है। हम चाहे तो इसके अबाउट भी निकाल सकते हैं कि यहाँ पे फिक्स करके और रॉड घूम रहा है, या फिर यहाँ भी निकाल सकते हैं। इसका जो सेंटर ऑफ मास है उसके अबाउट जो इसका एक्सिस है, सेंटर ऑफ मास से पास करने वाला जो एक्सिस है, मतलब बीच में, रॉड के बीच में, उसके अबाउट भी निकाल सकते हैं। तो हम इसी के अबाउट निकालते हैं। ठीक है, नॉर्मली किसी भी ऑब्जेक्ट का जो स्टैंडर्ड जो एज्यूम किया जाता है वो सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूम रहा है, तो उसी केस का हम निकालते हैं। तो कैसे निकाला जाता है, एक छोटा सा मास लीजिए x डिस्टेंस पे, छोटा सा लेंथ dx लीजिए। अच्छा, इसका टोटल लेंथ l है, तो ये इधर -l/2 इधर से l/2 तक। ठीक है, ये इसी को एक्सिस मान लिए हैं, तो इधर -l/2 और इधर l/2, तो पूरा मिला के लेंथ l हो गया। ठीक, अब एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं, तो एक्सिस से डिस्टेंस लेना है। ठीक, एक्सिस से डिस्टेंस लिया, x डिस्टेंस पे छोटा सा लेंथ dx, तो छोटा सा लेंथ dx का मास कितना होगा, m/l dx। ठीक, m/l dx, और उसके बाद mr², जो छोटा सा मास है इसका, छोटा सा लेंथ है इसका मास, दैट इज m/l dx इनटू डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, दैट इज x²। इसको इंटीग्रेट करना है, x कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, -l/2 से +l/2 तक, -l/2 से +l/2 तक ये वेरी कर रहा है। यही हो गया इंटीग्रेशन ऑफ mr², मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड अबाउट एक्सिस, एक्सिस सेंटर ऑफ मास वाला, सेंटर ऑफ मास एक्सिस, -l/2 से l/2 m/l dx x²। ठीक है, इसको अब निकाल देते हैं, m/l बाहर हो जाएगा, x² dx x³/3 -l/2 से l/2, वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा m/l l³ बाय 24। x की जगह l/2 पुट किए तो 3 भी बाहर कर दिया, m/3l l³/8 माइनस l³/8, माइनस l³ तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, m/3l, तो ये हो गया l³/4। ठीक है, एक l कट गया, l²/12। ठीक है, ml²/12 निकल गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रॉड थ्रू द एक्सिस पासिंग थ्रू द अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास। ठीक है, वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू अलग हो जाएगा अगर एक्सिस बदल जाएगा। तो अगर मान लीजिए एक्सिस यहाँ हो जाएगा, इसके अबाउट अगर घूमता रॉड, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर हम 0 से l/2 तक लेते हैं, यहाँ 0 से l तक लेते हैं, पूरा लेंथ l है, तो यहाँ अगर ये एक्सिस है तो ये 0 होता और यहाँ l होता, तो ये 0 से l तक लेते, इंटीग्रेट करते 0 से l तक, तो ये अलग आ जाता है। तो इस एक्सिस के अबाउट अलग हो जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। किसी भी एक्सिस अगर अलग होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस सिस्टम, उस ऑब्जेक्ट का अलग हो जाएगा। तो इसीलिए हमें एक्सिस के अबाउट ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है जिस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है। फॉर सिंप्लिसिटी हम लोग सेंटर ऑफ मास के अबाउट अभी निकाले हैं एग्जाम्पल के लिए।
ठीक है। वैसे अगर हमारे सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर हमारे पास निकल गया है तो हम किसी भी दूसरे एक्सिस, जो एक्सिस पैरेलल है इस एक्सिस के, उसके अबाउट, उसके वैसा किसी भी एक्सिस के अबाउट हम निकाल सकते हैं। आगे चल के पढ़ेंगे पर पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तो उससे देखेंगे कैसे हम निकाल सकते हैं। अब एक और देख लेते हैं, जैसे कि रिंग का भी थ्रू द एक्सिस जो होता है, थ्रू एक्सिस जो थ्रू सेंटर ऑफ मास जो एक्सिस क्रॉस करेगा, उसके अबाउट एक रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। अभी एग्जांपल के लिए खाली क्या है कि सिंपल जो है ऑब्जेक्ट उसका निकालने में प्रोसेस यही है। आपको एक स्मॉल मास लेना है, उसका डिस्टेंस देखना है, और उसके बाद दैट स्मॉल मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर इंटीग्रेट कर देना है टू कवर होल बॉडी। ठीक है। अब मान लीजिए एक रिंग, ये सेंटर है और ये एक्सिस है, एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास करने वाला एक्सिस। अब इसका तो सारा टोटल मास इसका तो आर डिस्टेंस पे, अगर ये आर है तो इसका तो सारा जितना भी मास है सब पूरा मास इसका आर ही डिस्टेंस पे है। तो इस केस में तो इसका अगर मास एम है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इसमें तो अलग अलग मास का अलग अलग डिस्टेंस है नहीं, तो अलग छोटा सा मास निकालना, डिस्टेंस निकालना, वो सब जरूरत नहीं है इसमें। इसका सारा जितना टोटल मास है सब तो पूरा टोटल मास ही इसका आर डिस्टेंस पे है, तो इसका सीधा सीधा एम आर स्क्वायर हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का। ठीक। अब अगर प्लेट होता है, ठीक है, प्लेट में क्या है कि प्लेट में हर ऑब्जेक्ट, हर मास का डिस्टेंस अलग अलग है एक्सिस का, है ना। तो अगर प्लेट होता है, मान लीजिए यही प्लेट, ये एक प्लेट, तो इसमें तो मास पूरे में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक। तो इसमें तो एम आर स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि टोटल मास इसका तो एक आर डिस्टेंस पे है नहीं। तो इसका क्या होगा, इसमें हम एक एक्स डिस्टेंस पे एक रिंग ले लेंगे। इसका सबसे पहले लेट्स टोटल मास इज एम, रेडियस इज आर, तो टोटल एरिया पाई आर स्क्वायर, मास पर यूनिट एरिया एम बाई पाई आर स्क्वायर। ठीक। अब क्या है, एक छोटा सा एक ऐसा एक रिंग लिए, क्योंकि रिंग का पूरा जो रिंग जो है, रिंग का सारा पार्टिकल इससे x डिस्टेंस पे है, ये भी x, ये भी x, ये भी x, बहुत सर्कुलर नहीं बना, मतलब मानते हैं कि एक सर्किल है जिसको जो कि जिसका कि सेंटर यही है, तो ये x है। ठीक। तो इस रिंग का मास कितना होगा, सबसे पहले तो इसका एरिया देख लेंगे। ये dx, रिंग जो है वो dx, इसका रिंग का थिकनेस dx। ठीक। तो ये जो x डिस्टेंस पे जो रिंग है जिसका थिकनेस dx है, इसका एरिया कितना होगा, 2 पाई x dx, 2 पाई x लेंथ, dx ये ब्रेथ, 2 पाई x dx एरिया ऑफ थिन रिंग हैविंग थिकनेस dx, 2 पाई x dx। तो मास क्या हो जाएगा, यूनिट मास इंटू मास पर यूनिट एरिया इंटू एरिया ऑफ दिस रिंग, दैट इज 2 पाई x dx इंटू m बाई पाई आर स्क्वायर। पाई पाई कट गया तो ये निकल गया 2m बाई आर स्क्वायर एक्स dx। ये हो गया मास, 2m बाई आर स्क्वायर एक्स dx, ये हो गया मास, स्मॉल मास। अब ये जो स्मॉल मास है इनटू इस स्मॉल मास का डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, दैट इज x। ये स्मॉल मास हर जगह एक्सिस से, ये पूरा मास x डिस्टेंस पे है, तो x स्क्वायर दैट इज स्मॉल मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर। इंटीग्रेट करेंगे, 2m बाई आर स्क्वायर बाहर कर देते हैं, कांस्टेंट है, x dx इंटू एक्स स्क्वायर।
और x कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, x 0 से r तक वेरी कर रहा है। ठीक, तो ये हो जाएगा एक्स क्यू बाई, नहीं एक्स क्यू तो है एक्स 4/4, 0 से r तक 2m/r² बाहर में। दिस इम्प्लाइज 2m/r² इंटू r 4/4, ये 0 तो 0 हो जाएगा, तो ये 2r हट गया, mr², क्या बचा, mr²/2, प्लेट का mr²/2, ठीक है, रिंग का mr², प्लेट का mr²/2, ठीक है। वैसे ही क्या होता है कि जो भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ना, जिसमें मास, उसमें अबाउट सेंटर ऑफ मास उसका मतलब हाफ हो जाता है। अगर उसका टोटल रेडियस मान लीजिए r है, टोटल मास m है, अगर ये रिंग होता तो mr² होता, लेकिन ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया पूरे में, तो mr²/2 हो गया, ठीक है। सिमिलरली अगर जैसे एक हॉलो सिलेंडर भी रहे, एक हॉलो सिलेंडर है, और ये एक्सिस है जो इसके बीच से जाता है, तो इस सिलेंडर का हर मास इससे सेम डिस्टेंस पे है, लेट अस से r, और अगर इस हॉलो सिलेंडर का मास अगर m है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा मास इससे तो r डिस्टेंस पे ही है। और अगर यही यूनिफॉर्म सिलेंडर होता, मतलब हॉलो सिलेंडर नहीं होता, यूनिफॉर्म पूरा सॉलिड सिलेंडर होता, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 हो जाता, ठीक है। तो वैसे निकाल के भी देख सकते हैं आप, इसको निकाल के बुक में दिया हुआ है, बुक में वैसे, और हॉलो स्फीयर का दिया हुआ है, स्फीयर का दिया हुआ है, तो वो सब क्या है, वो सब का डेरिवेशन निकालने, मतलब एक बार देख लीजिएगा बुक से, बहुत ज़्यादा वैसा ज़रूरत नहीं है, बस याद कर लीजिएगा, छोटा छोटा है। जैसे जो इसका हॉलो स्फीयर होता है उसका 2/3 mr² हो जाता है, एक सॉलिड स्फीयर का 2/5 mr² हो जाता है, तो वैसे वो सब याद रखिएगा, बनाते बनाते याद हो जाएगा, तो उसको कर सकते हैं। अभी वो डेरिवेशन यहाँ पे हम करने नहीं जा रहे हैं, डेरिवेशन बुक में तो दिया हुआ है। बेसिक कंसेप्ट यही है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड जब डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट रहेगा तो उसका तो इंडिविजुअल सब सारे मास इनटू एक्सिस से डिस्टेंस स्क्वायर, उसको सम कर देंगे। और अगर कंटिन्यूअस रहा तो एक छोटा सा मास लेंगे, एक छोटा सा मास एक्स डिस्टेंस पे, और उसके बाद m उस छोटा सा मास इंटू x², उसको इंटीग्रेट कर देंगे। लिमिट्स कैसा लेंगे, सो दैट इट कवर्स होल ऑब्जेक्ट, तो जो आ जाएगा वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के जो बेसिक ऑब्जेक्ट है उसका तो हम निकालेंगे ही, बाकी अगर एक्सिस अगर चेंज होता है, अगर कोई अलग एक्सिस पे निकालना है, अगर सेंटर ऑफ मास वाले एक्सिस पे हमने निकाला और हमें दूसरे एक्सिस के अबाउट निकालना है, मान लीजिए कि ये जो है वो इस एक्सिस के अबाउट नहीं घूम करके वो इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, ठीक है, तो इसका कितना होगा, तो हम सेंटर ऑफ मास के अबाउट तो हम निकाल लिए। अब इस तरीके से अगर एक्सिस बदलता है तो उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हमारे पास दो थ्योरम है, एक है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, दूसरा है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम सबसे पहले नोट करना है। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम एक प्लेट, मतलब एक प्लेट जैसे ऑब्जेक्ट पे ये रहता है, इसमें थिकनेस ना हो, ठीक है। इट कैन बी अप्लाइड ओनली फॉर प्लेनर ऑब्जेक्ट, हाँ प्लेनर ऑब्जेक्ट जो एक प्लेन में है, ठीक है। थिकनेस नेग्लिजिबल है, थिकनेस जैसे कि प्लेट, इसको हम सिलेंडर स्फीयर उसके लिए नहीं लगा सकते, इसको सिर्फ प्लेट के लिए लगा सकते हैं, इसमें थिकनेस नहीं है, एक प्लेन में ऑब्जेक्ट, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है।
इसमें क्या कहता है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कि जो प्लेन है, मान लीजिए वो प्लेन एक्स वाई प्लेन में, ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस, दोनों का सम विल बी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस। मतलब ये जो प्लेट है, ये प्लेट मान लीजिए कि इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये एक्स वाई प्लेन में है और ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, ठीक है। ये एक्स वाई प्लेन में है, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस, ठीक। ये नोट कर लिया ना कि भाई परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम सिर्फ प्लेनर ऑब्जेक्ट में लगेगा, ये कंफ्यूजन होता है। स्फीयर में दे देगा इस एक्सिस के अबाउट अब कितना होगा, तो फिर पता चला यही लगा दिए, एक उसका एक एक्सिस के बारे में पता है, हम यही लगा दिए, तो वैसा एक्सिस नहीं लगाना है किसी क्यूब में, स्फीयर या जो भी ऑब्जेक्ट प्लेनर नहीं है जो 3 डायमेंशन में, उसमें नहीं लगाना है। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम सिर्फ प्लेन ऑब्जेक्ट में लगता है। ओके, तो अगर ये एक्स वाई प्लेन में ये है और एक्स वाई प्लेन ये है और ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, जेड एक्सिस ऐसे होगा, ठीक है, आउट ऑफ द बोर्ड और इनसाइड द बोर्ड। तो बताता है कि अगर इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब अगर ऐसे भी घूम सकता है, ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट में घूम सकता है ऐसे, फिर इसके अबाउट में घूम सकता है ऐसे, और एक है जो कि ऐसे इसके अबाउट गोल गोल घूमेगा, ठीक है। तो बताता है कि जो आई एक्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस, ठीक है, विल बी इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस। अब जैसे सर्कुलर प्लेट का हम निकाले थे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था, सर्कुलर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज आई अबाउट जेड एक्सिस क्या था, एम आर स्क्वायर बाई 2, यही था जेड एक्सिस के अबाउट। अब क्या है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, आई एक्स, और यहां देखिए एक्स एक्सिस के अबाउट और वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम ही होगा, क्योंकि जो ये तो बिल्कुल सिमेट्रिकल है ना, एक्स एक्सिस के अबाउट भी उतना वैसा ही सिमेट्रिकल है जैसा वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। तो जो एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वही वाई एक्सिस के अबाउट भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, देख के ही हमको लग रहा है, ठीक है, कि जैसा घूमने का प्रॉपर्टी वाई एक्सिस के अबाउट होगा वैसा ही घूमने का प्रॉपर्टी एक्सिस के अबाउट भी होगा, क्योंकि वो सेम ही है, ठीक है। तो आई एक्स और आई वाई बराबर हो जाएगा, तो लिख देंगे आई एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू आई एक्स आई जेड। तो आई एक्स और आई वाई विल बी इक्वल टू आई जेड बाई 2, दैट इज एम आर स्क्वायर बाई 4। एक्स एक्सिस के अबाउट और वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाई 4 होगा अगर ये प्लेट एक्स वाई प्लेन में है, ठीक है। तो वैसे ही हम किसी का भी निकाल सकते हैं, रिंग का जैसे एम आर स्क्वायर होता है अबाउट जेड एक्सिस, तो अबाउट आई एक्स और अबाउट एक्स एक्सिस और अबाउट वाई एक्सिस कितना हो जाएगा रिंग का, एम आर स्क्वायर बाई 2, ठीक है। अगला है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या है, वो किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगता है, उसमें ऐसा नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि प्लेनर ऑब्जेक्ट में ही लगेगा, वो किसी भी ऑब्जेक्ट में लगता है। पैरेलल एक्सिस, पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होता है कि ये किसी भी ऑब्जेक्ट पे होता है, लेकिन इसमें यही होता है कि हमें अगर उस ऑब्जेक्ट का आई सी एम पता है, ठीक, अगर उस ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, अगर ये हमें गिवन है, ये हमें पता है, तो देखना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, अगर ये गिवन है तो अबाउट एनी अदर एक्सिस विच इज पैरेलल टू दिस एक्सिस, ठीक है, अबाउट एनी अदर एक्सिस मतलब लेट अस से कोई भी दूसरा एक्सिस है एक्स, बट आई एक्सिस
एक्सिस एक्स एक्सिस इज पैरेलल टू सेंटर, ये वाला एक्सिस, मतलब समझ रहे हैं, मतलब जिस एक्सिस के अबाउट ये दिया हुआ है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उस एक्सिस से पैरेलल कोई एक्सिस अगर से ए डिस्टेंस पे है, पैरेलल एक्सिस इज एट ए डिस्टेंस, मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज m, तो अबाउट दिस पैरेलल एक्सिस, ये जो दूसरा पैरेलल एक्सिस है जो कि सेंटर ऑफ मास से पैरेलल है, वो एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेट अस से आई एक्स, ये एक्स जो है ये एक्स एक्सिस सेंटर ऑफ मास वाले एक्सिस से पैरेलल है, तो ये हो जाएगा आई सी एम हमें पता है प्लस एम ए स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड पैरेलल टू दिस एक्सिस। दोनों चीज ध्यान रखना है, ऐसा नहीं है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास वो किधर का भी सेंटर ऑफ मास से घूमता हुआ, सेंटर ऑफ मास से क्रॉस करता हुआ किसी भी एक्सिस का पता रहेगा, तो हम ये नहीं निकाल सकते। सेंटर ऑफ मास से गुजरता हुआ ऐसा एक्सिस जो कि इस रिक्वायर्ड एक्सिस के पैरेलल है, अगर उसका पता है तो हम उसमें एम ए स्क्वायर, ए जो है डिस्टेंस है बिटवीन द टू एक्सिस, और मास ऑब्जेक्ट का मास, ये आई सी एम प्लस एम ए स्क्वायर कर देंगे तो इसके अबाउट निकल जाएगा। ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है। यहाँ दो एक्सिस हैं जो दोनों पैरेलल है, एक सेंटर ऑफ मास से क्रॉस कर रहा है और एक उससे ए डिस्टेंस पे है, तो ए डिस्टेंस वाले का निकालना है अगर, तो सेंटर ऑफ मास वाले का ये करके हम निकाल सकते हैं प्लस एम ए। अब एक ऐसा एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें कि दोनों ही आ जाएगा, ठीक। अब एक सर्कुलर प्लेट है, मान लीजिए सर्कुलर प्लेट का ये फिर से लेते हैं क्योंकि वही अभी निकाले थे। ये सर्कुलर प्लेट, ठीक है, ये एक्स वाई प्लेन में, ये एक्स प्लेन, ये वाई प्लेन, ठीक है। अब बोलेगा अबाउट दिस एक्सिस निकालो, अबाउट ये एक्स डैश एक्सिस, ये जो है अबाउट एक्स डैश एक्सिस ये घूम रहा है, ये यहां पर एक्सिस है और ये ऑब्जेक्ट ऐसे घूम रहा है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो। तो कैसे निकालेंगे? हमें कौन सा एक्सिस के अबाउट पता है? हमें पता है जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका, तो इसका आई जेड क्या होता है, एम आर स्क्वायर बाई 2, इसका मास m है, रेडियस r है। जेड एक्सिस के अबाउट एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है, तो इसके अबाउट निकल जाएगा क्योंकि आई एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू आई जेड, तो आई एक्स आई वाई बराबर है 2 आई एक्स इज इक्वल टू आई जेड इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 2, दैट इज आई एक्स इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 4, ठीक है। अब इसके अबाउट हमें पता है एम आर स्क्वायर बाई 4, इसके अबाउट एम आर स्क्वायर बाई 4 है, तो इसके अबाउट कितना होगा? ये जो है ये सेंटर ऑफ मास से क्रॉसिंग है और इसके पैरेलल भी है, तो हमें जिससे निकालना, जिसके अबाउट निकालना है उसका पैरेलल एक्सिस और जो सेंटर ऑफ मास से क्रॉस कर रहा हो उसका हमें पता है, तो आई एक्स डैश विल बी इक्वल टू आई एक्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स डैश इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस प्लस मास, डिस्टेंस क्या है दोनों के बीच का, आर डिस्टेंस, रेडियस आर, डिस्टेंस स्क्वायर, ठीक है। आई एक्स क्या है, एम आर स्क्वायर बाई 4, ठीक है, आई एक्स एम आर स्क्वायर बाई 4 है प्लस एम आर स्क्वायर, सो दैट इज इक्वल टू 5/4 एम आर स्क्वायर। तो अबाउट दिस एक्सिस 5/4 एम आर स्क्वायर है, एनर्शिया ज़्यादा है। यहाँ के अबाउट एनर्शिया बहुत कम था, यहाँ के अबाउट एनर्शिया ज़्यादा है। यहाँ के अबाउट एनर्शिया एम आर स्क्वायर बाई 4 था इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट एम आर स्क्वायर 5/4 एम आर स्क्वायर हो गया। क्यों? आप देखेंगे अगर इसके अबाउट घुमाना है तो आसान रहेगा, और अगर इसके अबाउट घुमाना है इसको तो मुश्किल लगेगा, क्योंकि मोमेंट ऑफ एनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, सेम प्लेट का मोमेंट ऑफ एनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस और दिस एक्सिस बहुत अलग है, ठीक है।
तो ऐसे हम निकाल सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट का एक सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं, हम कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, और उसके बाद अगर कोई दूसरा एक्सिस का निकालना हो तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करके हम उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस अबाउट दैट एक्सिस वो निकाल लेंगे। सवाल बनाते टाइम में ध्यान रखिएगा, जब रोटेशनल मोशन में सवाल बनाइएगा कि जिसके अबाउट वो घूम रहा है ऑब्जेक्ट जिस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, ठीक है, टॉर्क उसी के अबाउट हमें निकाल, अगर फोर्स दिया है तो टॉर्क उसी एक्सिस के अबाउट निकालना है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी उसी एक्सिस के अबाउट निकालना है। अगर वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी दूसरे एक्सिस के अबाउट हमें पता है तो इस थ्योरम का यूज करके हम उस एक्सिस के अबाउट उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे जिस एक्सिस के अबाउट वो रोटेट कर रहा है, तभी हमारा जो फॉर्मूला है टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा वो लगेगा उसमें, ठीक है। एक कंसेप्ट और है जो रह गया, वो है रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन जो होता है वो जब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं तो मान लीजिए जैसे ये प्लेट, सर्कुलर प्लेट के केस में सारा देखते हैं, सर्कुलर प्लेट जो है ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है mr²/2, ठीक है। तो इसको हम ऐसा मान सकते हैं क्या, अच्छा mr² को पहले ये लिख सकते हैं mr/√2², ठीक है। तो हम ऐसा मान सकते हैं कि ये जो पूरा ऑब्जेक्ट है, ये पूरा ऑब्जेक्ट, ये जिसका इसका टोटल मास इज सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ से r/√2। अगर इस पूरे ऑब्जेक्ट का टोटल मास, ऑब्जेक्ट का टोटल मास m है, अगर एक्सिस से r/2 डिस्टेंस पे अगर वही मास, पूरा मास एक जगह कंसंट्रेटेड हो, तो भी इस मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, m r/√2², दैट इज m इंटू डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस स्क्वायर, तो ये हो जाएगा mr²/2। रेडियस ऑफ गायरेशन बोलते हैं कि डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, distance of a point from the axis at which if total mass of the object is concentrated it will have same moment of inertia, ठीक है। जैसे कि अगर total mass of the system m, if it is situated at a distance r/√2 from the axis, if total mass is situated at a distance r/2 from the axis, then the moment of inertia of this mass will be same as this plate. So radius of gyration of this plate of mass m, radius of gyration of this plate of mass m is the distance from the distance of a point from the axis at which, जिस पॉइंट पे at which total mass of the plate, if the total mass of the plate is concentrated, then moment of inertia of that system will be same as this plate, ठीक है। तो रेडियस ऑफ गायरेशन मतलब अगर किसी सिस्टम का रेडियस ऑफ गायरेशन पता है हमें, ठीक है, अगर किसी भी सिस्टम का, कोई भी सिस्टम, ये तो प्लेट एक सबसे सिंपल है, किसी भी सिस्टम का हमें रेडियस ऑफ गायरेशन पता है, मान लीजिए कि बोल दिया कि ये एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये एक्सिस एंड रेडियस ऑफ गायरेशन, ये ऑब्जेक्ट का मास m, मास इज m, ठीक है, एंड रेडियस ऑफ गायरेशन इज से लेंथ l, रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ दिस इज l, ठीक। तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा ml², ठीक है। मतलब रेडियस ऑफ गायरेशन ऐसा डिस्टेंस है ना कि उस डिस्टेंस पे अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इस पूरे मास का, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस ऑब्जेक्ट का भी होगा। तो सीधा सीधा फिर वो रेडियस ऑफ गायरेशन स्क्वायर, मास इंटू रेडियस ऑफ गायरेशन स्क्वायर कर देंगे, तो वो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वही इस ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, ठीक है। वो रेडियस ऑफ गायरेशन होता है, ठीक है।
ये बेसिक कंसेप्ट है, आप इसको यूज़ करेंगे जब रोटेशनल मोशन का सवाल बनाएंगे। रोटेशनल मोशन वाला वीडियो एक बार गो थ्रू कीजिए, और उसके बाद ये और रोटेशनल मोशन दोनों वीडियो एक बार गो थ्रू करके, और उसके बाद में फिर आप न्यूमेरिकल रोटेशनल मोशन का कोई भी न्यूमेरिकल बनाएंगे तो वो आराम से बन जाएगा। ठीक है, कोई भी डाउट होने से इस पे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए या टेक्स्ट कीजिए। ठीक है, आई विल ट्राई टू सॉल्व दैट। थैंक यू।